हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोग अपना 7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में भी। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, उसको भी हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 8 की बुक में मेंशन है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझ के आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, रेड डेटा बुक एक वर्ड है, रेड डेटा बुक। इसके बारे में हम लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जाते हैं। ओके, एकेडमिक बेस भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल भी। तो आपको रेड डेटा बुक क्या होता है ये पता होना जरूरी है। ओके, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, जो दोस्तों जैसे कि हम लोगों को नेम से पता चल रहा है बच्चों, रेड डेटा बुक। रेड मीन्स क्या होता है? अच्छा, बुक से आप लोग समझ रहे हैं कि कोई किताब होगी। बुक है डेटा, जिसमें डेटा लिखा हुआ है, मतलब सूची है। डेटा मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन है, किसी चीज के बारे में सूची दी गई है। ओके, ठीक है। और रेड मीन्स क्या होता है? रेड कलर कब हम यूज करते? खतरा। रेड मीन्स क्या होता है? डेंजर। जहां पे डेंजर रहता है ना, तो लाल रंग दिखाई देता है, डेंजर का प्रतीक होता है ना। ओके, तो आप देखते हैं ना कि ट्रैफिक वगैरह में रेड कलर होता है तो क्या रुक जाना चाहिए। रेड लाइट जलती है तो रुक जाते हैं, स्टॉप। और ग्रीन होती है तो चलने लगते हैं। ऐसी जो ट्रेन वगैरह चलती है तो रेड जो होता है, खतरा अगर रहता है तो रेड फ्लैग दिखाते हैं या रेड कपड़ा वगैरह दिखाते हैं। तो रेड का मीन्स कहने का है कि रेड इज द सिंबल टू डिनोट डेंजर, खतरा। ओके, तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये एक बुक है जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डेटास दी गई हैं। किससे रिलेटेड डेटा दिए गए? खतरे से रिलेटेड। अब ये खतरा कैसा है? ओके, कैसा खतरा है? आप लोग सोचेंगे ना कि ठीक है, मैम बता रही रेड डेटा बुक मीन्स ये एक किताब है जिसमें डेटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है, या कोई सूची है जो खतरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे खतरा किसका? ये चैप्टर कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन का चैप्टर है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर रहा है। तो खतरा किसको होगा बच्चों? खुद से समझिए, प्लांट्स और एनिमल्स को खतरा। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे खुद से क्या, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स आप निकालिए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एक सोर्स बुक है। ओके, जिसमें क्या होता है? कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक बुक है जो रिकॉर्ड रखती है। किसका रिकॉर्ड रखती है? जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं। इंडेंजर्ड मीन्स जो डेंजर में, वो एनिमल्स और प्लांट्स जिनकी क्या होती है कि संख्या कम होती जा रही है, कम होते होते इतने इस लेवल पे पहुंच जाती है कि एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। ओके, खत्म हो गए हैं या हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पता ही नहीं रहेगा कभी कि ये प्लांट भी हमारी धरती पे था, ये एनिमल भी हमारे प्लैनेट पे था, हमें पता ही नहीं रहेगा। तो ये रेड डेटा बुक का काम क्या है? इसमें ये सूची रहती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि कल को खत्म हो सकते हैं या खत्म हो चुके हैं या होने वाले हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आपका इंफॉर्मेशन दी गई रहती है। तभी तो हमें पता रहेगा, आगे आने वाली जनरेशन को हमारे पता रहेगा कि ये प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे प्लैनेट पे थे। ओके, और तभी इनको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट भी तो किया जाएगा कि कौन कौन से, पहले इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये स्पीसीज, ये प्लांट और एनिमल हमारे क्या हो रहे हैं कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो रेड डेटा बुक आप लोगों का क्लियर हो गया क्या है? ये एक बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन डेटाज वगैरह रहती है जो खतरे से संबंधित है। खतरा किसका है? आपका प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, ये एक सोर्स बुक है, कीप रिकॉर्ड्स, सोर्स बुक कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो रिकॉर्ड रखती है जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स आपके हैं उनका ये रिकॉर्ड रखती है। मेंटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कौन मेंटेन करता है? कोई संस्था है वो मेंटेन करती है। ओके, किसी संस्था द्वारा ये मेंटेन होता है। ओके, अब कौन सी संस्था है? आप लोग खुद भी थोड़ा सर्च कीजिए कि कौन सी संस्था है। ओके, नहीं तो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। ओके, अब सेकंड टॉपिक आपका क्या है? माइग्रेशन। बच्चों, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है माइग्रेशन में। क्या होता है कि बर्ड्स
पक्षी, बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड। कहाँ पे पहुँचने के लिए? अनदर लैंड पे, दूसरी धरती पे पहुँचने के लिए, दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए क्या लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करती है। पाई जैसे नॉर्थ में पाई जाने वाली बर्ड्स साउथ में चली जाएगी, ईस्ट में पाई जाने वाली वेस्ट में चली जाएगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे की चली जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। मीन्स परमानेंट ये नहीं जाती हैं, कुछ टाइम के लिए चली जाती है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। आप जैसे समझिए कि क्या होता है, कभी आप घर में हैं, आप क्या करते हैं? स्कूल जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं या फिर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो क्या आप परमानेंट चले गए? वहीं पे आप रहेंगे? नहीं, आप वहाँ पे नहीं रहते ना, आप वापस फिर लौट के अपने घर आते हैं। या मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट कि कोई बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, उसका घर प्रॉपर क्या है? जॉब के लिए आपका घर कहीं ना कहीं होगा, तो आप रह रहे हैं इलाहाबाद में, जॉब के लिए आप बाहर बॉम्बे है, कैलकाटा है, कहीं भी गुजरात वगैरह कहीं भी चले गए, तो क्या हो गया कि आप वापस लौट के क्या कभी अपने घर जाएंगे ही नहीं? आप अपने घर जाते हैं ना, एक टाइम पीरियड तक आप रहते हैं, कुछ टाइम तक, जब तक हम वो कोर्स कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक रहेंगे, फिर आपका वो कोर्स ओवर हो गया तो आप वापस अपने घर चले आएंगे। तो इसी तरह से ये बर्ड्स भी क्या होती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। ये क्या होती हैं बच्चों की? ये कुछ टाइम तक ये क्या करती हैं कि ये उड़ के बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस, बर्ड्स तो उड़ती हैं, तो ये फ्लाई करके लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती हैं। अब ये क्यों जाती हैं? ओके, कुछ टाइम तक रहती हैं वहाँ पे, इनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये कुछ टाइम तक रहती हैं, इसके बाद फिर वापस अपनी देश में अपनी जगह लौट आती हैं, अपने प्लेस पे लौट आती हैं। क्यों ये जाती हैं बच्चों? ये हर साल जाती हैं। देखिए, फ्लाई फार अवे एरियाज, दूर दूर के एरियाज में जाती हैं, एवरी ईयर, हर साल जाती हैं। ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि क्या होता है? बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस एंड लेइंग एग्स। मीन्स कि वहाँ का जिस प्लेस पे ये रह रही हैं वहाँ का कंडीशन क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी या वहाँ का कंडीशन ऐसा हो जाता है कि जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए उड़ के दूसरी जगह पे चली जाती, या फिर अंडा देने के लिए भी दूसरी जगह पे जाती हैं। ओके, क्लाइमेटिक चेंजेस या लेइंग एग्स, अंडा देने के लिए। क्यों? क्योंकि वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट, इनकी नेचुरल हैबिटेट में वेदर जो होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है, वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। मीन्स रहने के लिए वो सुटेबल नहीं होता है, इसलिए क्या करती हैं? कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह चली जाती है। हर साल जाती हैं, साल में कुछ ऐसा टाइम रहता है जब ये क्या करती हैं? बर्ड्स जो अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे चली जाती हैं, उड़ के लंबा लंबा डिस्टेंस तय करती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं, वहाँ पे अंडे देती हैं, ये सर्वाइव करने के लिए रहती है। क्यों? क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट की क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए प्रॉपर नहीं रहती है, सुटेबल नहीं रहती है। ओके, फिर ये वापस जब इनका हैबिटेट का कंडीशन सही हो जाएगा, ये वापस चली आती हैं कुछ टाइम बाद। मीन्स कि ये परमानेंट नहीं जाती हैं, टेम्पररी जाती हैं। ओके, समझिए आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ गए कि जैसे हम लोग पढ़ाई वगैरह करने जाते हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर वापस चले आते हैं। तो इसी तरह से ये बर्ड्स भी क्या होती हैं कि साल में कुछ समय ऐसा आता है पर्टिकुलर टाइम पे, ये अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे उड़ के चली जाती हैं, बहुत दूर दूर तक जाती हैं, लंबा डिस्टेंस ये तय करती हैं। क्यों तय करती हैं बच्चों? क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकती है, उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या इनका वहाँ का जो टेम्परेचर है इनके रहने के लिए सुटेबल नहीं होता, या फिर अंडे देने के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती और फिर वापस आ जाएंगी। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। और इस वर्ड को माइग्रेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने मतलब कि दूसरे जगह जाना, परमानेंटली नहीं जाना, टेम्पररी जाना, इस वर्ड को माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, अब आपका थर्ड टॉपिक क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है बच्चों, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स पेपर जो हम पेज यूज़ करते हैं ना, आप लोग कॉपी पे लिखते हैं ना, पेन से लिखते हैं, ओके, या नोटबुक के आपके जो पेजेस है, जो पन्ना जिसको बोलते हैं पेज, ओके, इनका कैसे रिसाइकलिंग क्यों करते हैं? इनको रिसाइकलिंग, पेज हमको कहाँ से मिलता है? पेपर कैसे बनता है? हम लोग ने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, कैसे मिलता है? आपके वुड से मिलता है, लकड़ी से मिलता है, लकड़ी से जो है पेज बनता है आपका। ठीक है, तो 17 कितने बच्चों? 17 है, 17 फुल ग्रोन ट्रीज से 1 टन ऑफ पेपर आपके बनता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 17 बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से जो डेवलप हो चुके हैं, ओके, 17 पेड़ से 1 टन पेपर आपका बनता है।
कितना बनता है 1 टन पेपर। सिर्फ 1 टन पेपर आपका 17 पेड़ से बनता है। पूरे पेड़ को काट दिया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है आपका 1 टन पेपर 17 पेड़ से बनता है। तो आप सोच लीजिए बच्चों, जो इतने सारे कॉपीज बन रही हैं, बुक्स के जो पेजेस है, कितने पेड़ों को काटा जाता होगा, कितने पेड़ों से बनता होगा। तो पेड़ हमारे इस पे भी तो हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पेज बनाने में भी तो इनका यूज़ हो रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पेज ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, छोटे में क्या करते हैं बच्चे, पेज फाड़ लिए और उसका क्या बना के वो एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं, या फिर आप लोग जो है बहुत वेस्ट करते हैं ना। तो पेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों। पेज को वेस्ट करने का मतलब क्या है कि हम ट्री को वेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्री पेड़ को जो है हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पेज को मतलब अपनी कॉपीज़ वगैरह बुक्स जो भी है इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही पेज जाते हैं, फिर से रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग में भी आपका क्या होता है, एनर्जी लगती है, टाइम लग रहा है, आपके केमिकल्स वगैरह लग रहे हैं, फिर से वही पेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम पेज बचा के काम करें ना, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही पेज यूज़ करें, वेस्ट ना करें, पेज को फाड़े नहीं, इधर उधर फेंके नहीं पन्ने को। ओके, ठीक है। इसलिए बचपन में सिखाया जाता है ना कि कॉपीज बुक वगैरह क्या होती है, ये विद्या है हमारी। घर में पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग को कैसे समझाते हैं कि विद्या है बच्चों, पेज मत फाड़ो। वरना क्या है, विद्या की आपकी गॉडेस कौन है, सरस्वती देवी है ना, तो वो नाराज़ हो जाएंगी। बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन इसका मेन रीज़न, साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हम जितने पेजेस बचाएंगे, कम बचाने का मतलब ये नहीं कि आप अब पढ़िएगा ही मत, लिखिएगा ही मत, लिखना छोड़ दीजिए कि नहीं मैम ने बोला है कि पेज बचाना, नहीं लिखिए, पर उसको वेस्ट मत कीजिए पेज को। ओके, क्योंकि पेज को वेस्ट करने का मतलब हम पेड़ को वेस्ट कर रहे हैं, हम पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि 1 टन पेपर बनाने के लिए हम लोगों को 17 पेड़ जो है क्या करने पड़ते हैं, 17 पेड़ों का यूज़ करना पड़ता है। 17 पेड़ हमारे कुर्बान हो जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। इसलिए बच्चों जितना हो सके आप लोग पेजेस अच्छे से यूज़ कीजिए, उनका वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, रिफॉरेस्टेशन। 4th टॉपिक हमारा क्या है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो बच्चों, री मतलब फिर से, फॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट लगाना। तो अब फॉरेस्ट आप लगाएंगे, फिर से पूरा जंगल लगा सकते हैं हम, पेड़ लगाएंगे ना, फॉरेस्ट तो नहीं लगाएंगे। ओके, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, फिर से ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, क्लियर है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो जंगल हमारा नष्ट हो गया है, जिसको काट दिया गया है, या बाढ़ से नष्ट हो गया है, या जंगल में आग भी लग जाती है ना तो उससे नष्ट हो गया है, उसको क्या करना, फिर से रिस्टॉक करना, फिर से लगाना। कैसे करेंगे, फिर से जंगल को कैसे रिफॉरेस्टेशन करेंगे, न्यू प्लांट्स लगाएंगे, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए पेड़ लगाएंगे, उसी स्पीसीज के लगाएंगे जो पहले से वहाँ पे लगे हुए थे, उसी सेम जाति के आपके पेड़ लगाएंगे। अभी हमने स्पीसीज बताया था ना प्रीवियस क्लास में, स्पीसीज मीन्स क्या, सेम कास्ट मैरिज। समझ में आप लोगों को, स्पीसीज क्या होती हैं, जो आपस में क्या करती हैं, इंटर रिलेशन होता है ना उनका, हमने बताया था इंटर रिलेशन खुद से होता है, इन्वायरमेंट के साथ भी उनका इंटर रिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों। रिफॉरेस्टेशन आप लोगों का क्लियर हो गया। रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज, नया पेड़ हम लोग लगाएंगे, और कैसा लगाएंगे, उसी स्पीसीज का लगाएंगे, अलग से नहीं लगा देंगे। अब जैसे आम का पेड़ लगा हुआ था तो आम का ही पेड़ लगाएंगे, जिस स्पीसीज का, आम की भी अलग अलग वेराइटीज होती है ना, अलग अलग जातियाँ होती हैं। आप लोग देसी आम खाते, लंगड़ा आम खाते, बहुत सारे हैं, सब मिल रहे हैं, तो उसी स्पीसीज को लगाएंगे जो वहाँ पे लगा हुआ था। इस तरह से वो फॉरेस्ट फिर से हमारा डेवलप हो जाएगा, जो किसी न किसी रीज़न की वजह से, या तो मैन मेड एक्टिविटीज़ के थ्रू काट दिया गया, उसको पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या फिर नेचुरल कैलेमिटी वगैरह की वजह से, आपका प्राकृतिक आपदा जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान की वजह से अगर डिस्ट्रॉय हुआ, तो फिर से हम लोग पेड़ लगा के उसको, फॉरेस्ट को फिर से रिफॉरेस्टेशन करेंगे। ओके बच्चों, ये क्लियर है आपका। और क्या होता है कि कभी कभी नेचुरल तरीके से भी आपका जंगल एक बार पूरा जैसे काट दिया गया है, कट गया, ख़त्म हो गया, जो भी हुआ, तो वो फिर से अपने आप डेवलप हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि उनके सीड्स वगैरह, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि डिस्पोजल ऑफ सीड, और ये सब चैप्टर में प्रीवियस क्लास में कैसे पेड़
खुद से लग जाते हैं। ओके, जमीन पे गिरे हुए हैं, हवा चली, पानी मिला, आंधी तूफान आया, पानी मिला, आपका क्या हुआ, तो फिर से वो जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेशन की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी थी ना, तो जर्मिनेट कर जाते हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट अपना नेचुरली भी ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। ओके, अब देखिए आपका क्या, इन इंडिया द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम्ड। ठीक है, इंडिया में क्या है बच्चों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है कि एक फॉरेस्ट, इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाए गए हैं, पेड़ों को सुरक्षा, प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षा आपका प्रदान करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो आपके प्राकृतिक फॉरेस्ट है ना, जंगल है, उनको क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया, गवर्नमेंट ने बनाया है इंडिया में। ओके, और एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, और जो लोग जंगल के पास रहते हैं उनको, ताकि जंगल का वो यूज कर सके, उपयोग कर सकें। ओके, देखिए लास्ट आपका क्या, टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स सॉरी। ओके, क्या आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, कल हम लोग ने पढ़ा था ना, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था। क्या होता है ये, आपका पेरेंट्स था ना, मम्मी पापा, इसके अंदर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क था। ये सबसे बड़ा पूरा बायोस्फीयर का मतलब हम लोग ने पढ़ा था ना कि बायो मीन्स आपका क्या है, लाइफ, और स्फीयर मीन्स प्लेस, वो जगह जहाँ पे अर्थ पे पाए जाने वाले पूरा जगह जहाँ पे लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, तो उन्हीं को रिजर्व करने का। ठीक है, तो पचमढ़ी, इसका एग्जाम्पल क्या था, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बच्चों क्या है, टोटल 55 रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। ओके, कितने, 55 रॉक शेल्टर्स। ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में जो बने रहते हैं ना कलर, उसमें ये मेंशन है, लिखा हुआ है कि टोटल 55 रॉक शेल्टर्स आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे बड़ी बड़ी एरियाज नहीं होती, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बड़ी बड़ी एरियाज जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, वहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं चला आता। गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके उनको। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी जगहों पे क्या है कि रॉक से बने हुए हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स है रॉक से बनी हुई, आपकी खुदाई वगैरह की गई है, दीवालों पे वहाँ पे की गई है, या माउंटेन्स है तो उन पे, पहाड़ों पे की गई। तो उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि पहले के ज़माने के लोग कैसे शिकार कर रहे हैं, जो भी वो लोग करते थे, अनाज उगा रहे, डांस कर रहे, शिकार कर रहे, तो सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो टोटल कितने आपके, इससे हम लोगों को पता चलता है टोटल 55 रॉक शेल्टर्स, 55 आपके रॉक शेल्टर्स जो हैं ये आइडेंटिफाई किए गए, खोजे गए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसको क्लियर कर लिया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्यों कंजर्व करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कंजर्वेशन क्या होता है, फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहते हैं, खुद के लिए बचाना चाहते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ना हमें फूड मिलेगा, ना हमें एयर मिलेगा, ना हमें वाटर मिलेगा। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में कि क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्लड आ जाएंगे, कहीं बाढ़ आ जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा। ओके, आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसीलिए हम अपने प्लांट को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंजर्व कर रहे हैं उनको। ओके, अब कैसे कंजर्व करते हैं इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तीनों क्या है, तीनों ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे प्लांट और एनिमल को क्या किया जाता है बच्चों, प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में तो पूरा बायोस्फीयर ही आ जाएगा इसमें, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों आएंगे आपके। ओके,
क्लियर है बच्चों आप लोगों का? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या डिफरेंस है आपका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट है, ये प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जंगल आपके फॉरेस्ट प्रिजर्व कर दिए जाते हैं। और जू क्या है आपका? ये आर्टिफिशियल है, ओके, इसलिए मैन मेड है, यहाँ पे नेचुरली नहीं है। जैसे किसी प्लेस में बना दिया गया, जानवरों को रखा गया, उनको देखते हैं ना, केज पिंजड़े में रखा गया है। आप लोग घूमने जाते हैं पार्क्स वगैरह में तो देखिए ना आप लोग, जूस में गए हैं, और नेशनल पार्क भी आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स थे हमारे, जैसे रेड डेटा बुक, माइग्रेशन। रेड डेटा बुक क्या है? आपकी एक ऐसी बुक है जिसमें सोर्स बुक कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल से रिलेटेड, वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी संख्या कम होती जा रही है और एक दिन इतनी कम हो जाएगी या हो चुकी है कि वो धरती पे रहते हैं, ये पता भी नहीं चलेगा एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके डायनासोर्स। ओके, तो इस बुक में उन्हीं इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का आपका रिकॉर्ड रखा गया, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। माइग्रेशन का मतलब भी हम लोग ने समझ लिया कि क्या होता है, कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, किसी काम के लिए एक प्लेस से दूसरी जगह पे गए और फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स, माइग्रेशन का मतलब यही हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह गए फिर वापस चले आए, परमानेंट नहीं गए हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो बर्ड्स क्या करती हैं? ये भी जब इनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे ये रह रही हैं वहाँ का कंडीशन सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा एटमॉस्फेयर है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो ये उड़ के बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। और साल में, ये पूरे साल में कुछ टाइम ऐसा होता है जब ये जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ये मर जाएंगी ना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी कोल्ड की वजह से, या फिर अंडे देने के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर चली जाती हैं, फिर इसके बाद वापस अपने घर को लौट आती है। इसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं और ऐसी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी हम लोग ने देख लिया था कि हम लोगों को पेपर पन्ने बिल्कुल नहीं वेस्ट करने चाहिए, एरोप्लेन बना के आप लोग को उड़ाना नहीं चाहिए, फाड़ के जो आप लोग वो खेलते हैं ना, पर्ची चिट वगैरह बना के, चिड़िया उड़, ये सब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं ना, तो नहीं, पेज को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन आप लोग निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पेज वेस्ट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? अपने पेड़ों को वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब। और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने भी इतने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो आप अगर पेज वेस्ट करेंगे तो हमारे प्लांट भी, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट को ही वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 टन पेज बनाने में आपका 17 पेड़ लगते हैं, पूरे अच्छे बड़े बड़े पेड़। ओके बच्चों, फिर इंडिया में आपका क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है, जो कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो आपकी नेचुरल फॉरेस्ट है उनके प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, उनको प्रिजर्व करने के लिए और संरक्षण उनको करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आपका द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। ओके, फिर आपका लास्ट क्या था कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 55 रॉक शेल्टर्स ढूंढे गए हैं। ओके, 55 रॉक शेल्टर्स आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कल मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास 8 का आपका आगे बायोलॉजी का जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, उसके साथ हम लोग मिलेंगे और बहुत अच्छे से उसको एकदम इंटरेस्टिंग वे में ईजिली, जैसे अभी तक समझते आए हैं, क्लियर करते आए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।